Attention model allows a recurrent neural network to pay attention to specific parts of the input that is considered as being important, which improves the performance of the resulting model in practice. तो अटेंशन मॉडल क्या करता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को अलाउ करता है कि जो स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द इनपुट हैं उनको ज़्यादा अटेंशन मिले एज़ कम्पेयर टू अदर, जिससे जो परफॉर्मेंस होगी रिजल्टिंग मॉडल की वो इम्प्रूव हो जाएगी। यानी जो ट्रांसलेशन मिलेगा हमें गिवन इनपुट सीक्वेंस का वो बेटर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इनकोडर डिकोडर मॉडल विदाउट अटेंशन मैकेनिज्म। In attention model, instead of sending last hidden state output of decoder, we could take a weighted average of the corresponding word representation and feed it to the decoder. तो अटेंशन मॉडल में हम क्या करते हैं, लास्ट हिडन स्टेट का आउटपुट डिकोडर को एज ए इनपुट नहीं देके हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज भेजते हैं उस वर्ड का जिसको डिकोडर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है आउटपुट वर्ड को जनरेट करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी में हमारा इनपुट सेंटेंस है मैं आम खाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन मशीन को करना है आई ईट मैंगो। तो फर्स्ट टाइम स्टैम्प पे जब डिकोडर को आई जनरेट करना होगा तो हम उसे इनपुट में ये इनपुट वेक्टर देंगे 1000 जिससे वो आई को जनरेट कर सके। सेकेंड टाइम स्टैम्प में जब वो ईट को जनरेट करे तो उस केस में हमें खाता हूँ पे ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड करवाना होगा डिकोडर का, जिससे वो ईट को जनरेट कर सके। तो यहाँ पर हमने 0.5 दे दिया है क्योंकि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी इनका सम जो आना चाहिए वेक्टर का वो 1 आना चाहिए, इसीलिए दोनों को 0.5 कर दिया है। और थर्ड टाइम स्टैम्प पे मैंगो ट्रांसलेट हो सके उसके लिए हमें इनपुट में आम देना पड़ेगा, आम पर फोकस करवाना होगा। यानी कि जो सेकंड वर्ड है ये उसकी वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी क्योंकि ये 4 वर्ड्स हैं, तो ये वेक्टर भी जो है इनपुट सीक्वेंस में क्योंकि 4 वर्ड्स हैं तो इस वेक्टर में भी क्या रहेंगे 4 वर्ड्स के लिए 4 वैल्यूज़ ही होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इन 4 वर्ड्स को कि किस वर्ड को अटेंशन देना है। तो जिसको ज़्यादा अटेंशन देना है उसकी वैल्यू ज़्यादा रखी जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या कहा है कि हम वेटेड एवरेज देते हैं करस्पॉन्डिंग वर्ड का जिसको हमें ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड करना है डिकोडर से। यहाँ पर अटेंशन मॉडल में क्या होगा, वेक्टर हमने बनाया 1000, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फ़ा 11, अल्फ़ा 21, अल्फ़ा 31 और अल्फ़ा 41। ये वाला जो फर्स्ट 1 है 2 है 3 है 4 है ये क्या बता रहा है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द इनपुट सीक्वेंस, सेकेंड वर्ड ऑफ द इनपुट सीक्वेंस, थर्ड वर्ड ऑफ द इनपुट सीक्वेंस एंड फोर्थ वर्ड ऑफ द इनपुट सीक्वेंस। यहाँ लास्ट में जो हमने ये 1 लिखा है ये बता रहा है कि फर्स्ट आउटपुट वर्ड जो डिकोडर को जनरेट करना है टाइम स्टैम्प 1 उसकी हम बात कर रहे हैं। जब टाइम स्टैम्प 1 पे डिकोडर फर्स्ट आउटपुट वर्ड को प्रेडिक्ट कर रहा होगा उस केस में हमें अल्फ़ा 11, अल्फ़ा 21, अल्फ़ा 31, अल्फ़ा 41 ये इनपुट देना होगा डिकोडर को। ये जो 1 है ये टाइम स्टैम्प बता रहा है डिकोडर की। टाइम स्टैम्प 2 पे जो इनपुट फैक्टर हम डिकोडर को प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा अल्फ़ा 12, अल्फ़ा 22, अल्फ़ा 32, अल्फ़ा 42। क्योंकि टाइम स्टैम्प 2 की बात कर रहे हैं यानी कि डिकोडर सेकेंड आउटपुट को प्रेडिक्ट कर रहा है तो सब में लास्ट वैल्यू यहाँ पर अल्फ़ा के साथ क्या है 2। और क्योंकि यहाँ पर हम अटेंशन बता रहे हैं फर्स्ट वर्ड को कितना देना है तो अल्फ़ा 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा 1 2 मतलब फर्स्ट वर्ड ऑफ द इनपुट सीक्वेंस एट टाइम स्टैम्प 2 ऑफ द डिकोडर, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। और अल्फ़ा 22 मतलब हम सेकेंड वर्ड की बात कर रहे हैं इनपुट सीक्वेंस के सेकेंड वर्ड को कितना अटेंशन देना है सेकेंड टाइम स्टैम्प ऑफ द डिकोडर, और खाता को थर्ड वर्ड ऑफ द इनपुट सीक्वेंस को कितना अटेंशन देना है एट टाइम स्टैम्प 2, और फोर्थ वर्ड ऑफ इनपुट सीक्वेंस को कितना अटेंशन देना है एट टाइम स्टैम्प 2। तो हर टाइम स्टैम्प पे हम अल्फ़ा की डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं इनपुट सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग प्रोवाइड करते हैं डिकोडर जिससे वो सही आउटपुट प्रिडिक्ट कर सके। जैसे इनपुट x1 x2 xtx है, ठीक है। इनपुट सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है tx से। तो मैं आम खाता हूँ हमारे केस में tx की वैल्यू क्या होगी 4 क्योंकि 4 वर्ड्स हैं। तो इनकोडर को हमें एक एक करके इनपुट देते हैं मैं, यानी कि x1 इनपुट जाता है h1 को, x2 को सेकेंड इनपुट आम है, थर्ड खाता और फोर्थ वर्ड हमारा है। तो ये वर्ड्स एक एक करके इनपुट में जाएंगे इनकोडर के, ये हिडन स्टेट्स के थ्रू इन अल्फाज की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया जाएगा पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे।
एट टाइम स्टेप T1 की बात करें, जब I को प्रिडिक्ट करना होगा डिकोडर को, तो उस केस में क्या होगा, जो वेक्टर इनपुट जाएगा डिकोडर की फर्स्ट हिडन स्टेट पे वो क्या होगा, अल्फ़ा 11 इंटू H1 प्लस अल्फ़ा 21 इंटू H2 प्लस अल्फ़ा 31 इंटू H3 प्लस अल्फ़ा 41 इंटू H4, इन सबका सम होगा। जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एट टाइम स्टैम्प 1 बनेगा वो क्या होगा अल्फ़ा 11 इंटू H1 प्लस अल्फ़ा 21 इंटू H2 प्लस अल्फ़ा 31 इंटू H3 प्लस अल्फ़ा 41 इंटू H4 हमारे केस में जैसे बनेगा, तो ये इसमें C1 में आ जाएगा। और एट टाइम स्टैम्प 2 पे अगर हम देखें कि ये वाला जो आउटपुट जनरेट होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, C2 पे, इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर C2 पे। तो C2 कैसे कैलकुलेट होगा, C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा 12 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, H1 प्लस अल्फ़ा 22 इंटू H2 प्लस अल्फ़ा 32 इंटू H3 प्लस अल्फ़ा 42 इंटू H4। इस टाइप से ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट होगा जो एज ए इनपुट जाएगा हिडन स्टेट सेकेंड ऑफ द डिकोडर। तो देखो हमने यही लिखा है कि C2 कैसे जनरेट होगा, अल्फ़ा 12 इंटू H1 प्लस अल्फ़ा 22 इंटू H2 प्लस अल्फ़ा 32 इंटू H3 प्लस अल्फ़ा 42 इंटू H4। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें, ये जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर हर टाइम स्टेप पे जनरेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, CT इक्वल्स टू समेशन ऑफ J इक्वल्स टू 1 टू TX। ठीक है, TX क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ तक समेशन होगा, जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे इनपुट सीक्वेंस में ऑफ JT। अल्फा ऑफ JT मतलब J इज कौन सा वर्ड है इनपुट सीक्वेंस का, और T इज टाइम स्टेप पे आउटपुट जनरेट किया जा रहा है डिकोडर से। तो इस केस में देखें T हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि सेकेंड वेक्टर जनरेट हो रहा है, और TX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 वर्ड है इनपुट सीक्वेंस में। तो जब आप इसमें ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। इस टाइप से ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जो है वो जनरेट होता है। इनकोडर डिकोडर मॉडल विदाउट अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता था कि यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट वेक्टर जनरेट होता था, यानी लास्ट हिडन स्टेट का जो आउटपुट होता था वो एज ए इनपुट जाता था डिकोडर के पास, ये सब नहीं होता था। लेकिन अब अटेंशन मैकेनिज्म का यूज़ करके इनकोडर डिकोडर मॉडल में क्या चेंजेस आ गए हैं कि ये इनकोडर तो वैसा ही रहेगा, डिकोडर भी वैसा ही रहेगा। चेंजेस कहाँ पर आ गए हैं कि हर हिडन स्टेट से किस वर्ड को कितना अटेंशन प्रोवाइड करना है, अटेंशन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके उनका मल्टीप्लिकेशन हिडन स्टेट के साथ करके कॉन्टेक्स्ट वेक्टर फाइंड आउट किया जाता है हर टाइम स्टेप पे। तो एट टाइम स्टेप 1 पे क्या होगा, C1 इनपुट जाएगा S1 के पास, और इनिशियल S0 जो कि 0 वैल्यूज़ होंगी वो इनपुट जाएंगे S1 के पास, और आउटपुट ये प्रेडिक्ट करेगा Y1। फिर S1 Y1 और C2 एज ए इनपुट जाएगा S2 के पास, और वो आउटपुट जनरेट करेगा Y2 यानी कि ईट। इस टाइप से ये डिकोडर वर्क करेगा। इस टाइप से जो है इनकोडर डिकोडर मॉडल जो है अटेंशन मैकेनिज्म को यूज़ करके मशीन ट्रांसलेशन करता है, जिससे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू इनकोडर डिकोडर मॉडल विदाउट अटेंशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था कि C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। अब हमें देखना है अल्फ़ास की वैल्यूज़ कैसे जनरेट होती है। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा JT इक्वल्स टू e टू दी पावर QJT डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ K इक्वल्स टू 1 टू T e टू दी पावर QKT। यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था J क्या है, सा वर्ड है इनपुट सीक्वेंस का, वो रिप्रेजेंट करता है, और T टाइम स्टैम्प बताता है डिकोडर की कि कौन सा वर्ड जो है आउटपुट का जनरेट हो रहा है। एट टाइम स्टैम्प 2 पे डिकोडर जो है वो सेकेंड वर्ड को ही प्रिडिक्ट करेगा। तो टाइम स्टेप और आउटपुट वर्ड नंबर कह सकते हो सेम होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो J है वो बता रहा है इनपुट वर्ड नंबर, और T जो है वो बता रहा है आउटपुट वर्ड नंबर। यहाँ पर एक नया टर्म आ गया है Q। तो Q की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, QJT इक्वल्स टू होता है A ST-1, HJ। यहाँ पर A क्या है, ये है एक न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। QJT की वैल्यू क्या होगी, एक फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जिसमें 10H एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करके जो डिकोडर की ST-1 का आउटपुट होगा और जो डिकोडर के J हिडन स्टेट का जो आउटपुट होगा उनको यूज़ करके QJT प्रोड्यूस होता है। QJT की हेल्प से ही
अल्फ़ा जे टी प्रोड्यूस हो पाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जब सेकेंड वर्ड का प्रिडिक्शन हो रहा होगा तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 2 होगा, तो अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, e टू द पावर q12 डिवाइडेड बाय, ये समीशन चलेगा k इक्वल्स टू 1 to 4 क्योंकि इनपुट में 4 वर्ड्स हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर q12 क्योंकि t की वैल्यू 2 है, प्लस e टू द पावर q22 प्लस e टू द पावर q32 प्लस e टू द पावर 42। तो ये हमें मिल जाएगा अल्फ़ा 1 2 की वैल्यू, और अल्फ़ा 2 2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, पावर q22 समेशन हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक, e टू द पावर q12 e टू प्लस e टू द पावर q22 प्लस e टू द पावर q32 प्लस e टू द पावर q42। अब यहाँ पर हम बात करें कि q कैसे कैलकुलेट होगा। q कैलकुलेट होगा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को इनपुट दिया जाएगा st-1 एंड hj, ये दो इनपुट्स दिए जाएंगे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को। तो ये q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, देखो q जे टी इक्वल्स टू क्या है, a ऑफ st-1 कॉमा sj, तो q12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सबस्क्रिप्ट 2 है तो इसके साथ सबस्क्रिप्ट 1 आएगी एक कम, और ये सबस्क्रिप्ट 1 जो है वो h1 के साथ आएगी। सिमिलरली यहाँ ये 2 है तो यहाँ पर s1 आएगा, ये 2 है तो यहाँ पर s1 आएगा, और यहाँ पर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 2 है तो h के साथ 2 आएगा, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 3 है तो h के साथ 3 आएगा। टाइप से ये जो है अटेंशन मॉडल वर्क करता है। तो ये जो हमने देखा QJT, ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द jth इनपुट वर्ड फॉर डिकोडिंग द टीथ आउटपुट वर्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय QJT इक्वल्स टू f ऑफ ATT, यहाँ जैसे हमने a लिखा है ये वही है st-1 कॉमा hj, और a या FATT क्या है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। तो जेथ वर्ड की कितनी इम्पोर्टेंस है टीथ आउटपुट वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए, उसके लिए हमें QJT को फाइंड आउट करना पड़ता है न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके। ये QJT क्या है, अलाइनमेंट मॉडल का स्कोर है, वो डिनोट करता है हाउ वेल ईच इनकोडेड इनपुट h मैचेस द करंट आउटपुट ऑफ द डिकोडर, जो ये बताता है कि जो इनकोडेड इनपुट h है वो कितना मैच कर रहा है करंट आउटपुट ऑफ द डिकोडर से।